अनुराधा ने चूल्हे में पत्थर डाले और उसे चूल्हे पर चढ़ा दिया और बच्चे उसी इंतजार में सो गए कि अभी खाना बन जाएगा तो मम्मी हमें देगी। और अनुराधा सारी रात रोती रही कि आज भी बच्चे भूखे सो गए, क्योंकि विक्रम सऊदी की जेल में बंद था और जब वह पैसे भेजता तो माँ और भाई मिलकर सब रख लेते। अनुराधा आधी रात को सास और देवर के पास गई तो वह बोले, मैं कहाँ से तुम्हें पैसे दे दूँ, तुम्हारी मनहूसियत मेरे बेटे को खा गई। अनुराधा सारी रात सड़क पर घूमती रही और जब सुबह के समय घर लौटी तो खुशी से पागल हो गई, क्योंकि सामने मम्मी भूख लगी है। 6 साल की सोनम ने माँ से कहा तो वह जो सिलाई मशीन पर झुकी उसे ठीक करने की कोशिश कर रही थी, उठकर किचन की ओर चल दी। लेकिन किचन में आते ही उसे अजीब सा एहसास हुआ, राशन के सारे डब्बे ही खाली थे। आटा, चीनी, चावल सब कुछ खत्म हो चुका था। पहले तो उसकी सास ने कभी सारा सामान खत्म नहीं होने दिया, बल्कि समय से पहले ही सब कुछ डलवा देती थी। इतना राशन मौजूद होता था कि अनुराधा की सास अपनी बेटी को भी बुला बुला कर बहाने से चीजें देती रहती थी। अनुराधा किचन से बाहर निकल आई। बीच वाली दीवार के दूसरे हिस्से से हंसने बोलने और बातें करने की आवाजें आ रही थी। अनुराधा चौंकी। 2 दिन हुए उसकी सास अपना बोरिया बिस्तर उठाकर उसके देवर की तरफ शिफ्ट हो गई थी। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ था। चाहे कुछ भी हो जाता, रहती तो वह अनुराधा के साथ ही थी। भला अनुराधा की देवरानी जैसी तेज जबान औरत से उसकी कहाँ बन सकती थी। वह तो हुक्म चलाने की आदी थी और सिर्फ अनुराधा ही थी जो खामोश होकर उसकी सारी बातें सुन लिया करती थी। देवरानी तो सास की एक कड़ी बात भी बर्दाश्त ना करती थी। अनुराधा दीवार में लगे इस छोटे से दरवाजे तक चली आई, जिसे उसके पति विक्रम ने लगवाया था बहुत समय पहले, जब विक्रम ने अपने छोटे भाई की शादी की थी। तो उसकी पत्नी की अनुराधा से आए दिन लड़ाई होती रहती थी। उसे इस बात पर आपत्ति थी कि अनुराधा घर की बड़ी बहू है तो सारा रुपए पैसा वह अपने पास रखती है। आए दिन की लड़ाई और झगड़ों से तंग आकर देवर ने यह डिमांड रखी थी कि बीच वाले हिस्से में दीवार उठाकर आधा घर उसके नाम कर दिया जाए। खुद विक्रम भी रोज रोज की लड़ाई झगड़े से तंग आ चुका था। अपनी पत्नी के स्वभाव को पहचानता था कि वह सीधी और लड़ाई झगड़ों से दूर भागती है, मगर देवरानी चालाक थी। विक्रम ने अपनी इकलौती दुकान बेची और छोटे भाई सुरेश को उसका हिस्सा बनवा कर दे दिया। विक्रम खुश था कि चलो अब तो छोटे भाई और भाभी के दिल में उसका मान जागेगा। भला कोई इस महंगाई के दौर में अपना इकलौता कमाई का साधन बेचकर छोटे भाई का घर बनवा कर देता है। लेकिन यह उसकी भूल थी। घर में शिफ्ट होते के साथ ही सुरेश तो उसे यूं भूल गया जैसे वह उसे जानता तक ना हो। अनुराधा की सास सुमती देवी उठते बैठते अनुराधा को बातें सुनाया करती कि उसकी वजह से दोनों भाई अलग हो गए। अनुराधा अपने आंसू पीती खामोशी से सारे घर के कामकाज करती रहती। कुछ दिन बाद सुमती देवी ने देखा कि अनुराधा की देवरानी पर भी हुक्म चलाकर देखा जाए, लेकिन 2 दिन बाद ही वहां से मुंह की खाकर वापस लौट आई, क्योंकि उस जैसी होशियार औरत के सामने सुमती देवी की एक न चली। दरवाजा लॉक था। अनुराधा ने दरवाजे में चाबी लगाकर दरवाजा खोला और दूसरे हिस्से में चली आई। वहां आते ही उसके पैर दुखे से गए। सामने ही सोफे के ऊपर अनुराधा का देवर, देवरानी और उसकी सास बैठे हुए बातें कर रहे थे। उनके सामने चाय और चाय के साथ खाने पीने वाली बहुत सारी चीजें रखी हुई थी। अनुराधा ने नजर चुराई। माँ जी, घर में राशन खत्म हो गया है। क्या विक्रम ने अभी तक पैसे नहीं भेजे? जो आपने राशन नहीं डलवाया? बच्चे भूखे हैं, खाना मांग रहे हैं। डरते डरते अनुराधा ने कहा तो उसकी सास अचानक भड़क कर बोली, मुझे क्या पता तेरे पति ने पैसे भिजवाए हैं या नहीं। तुम जानो, तुम्हारा पति जाने। मुझ बूढ़ी औरत को तो 2 समय की रोटी के लिए भी तुमने परेशान कर रखा है, इसलिए मैं उठकर अपने छोटे बेटे के घर आ गई हूँ। मेरे विक्रम को तो अपने लालच के लिए तूने परदेश भेज दिया, अब मेरे ऊपर चोरी का आरोप लगा रही है। सास की कठोर बातों पर अनुराधा हक्का बक्का रह गई। देवर और देवरानी भी मजे से चाय पीते हुए सुन रहे थे। अनुराधा ने पूछा, सुरेश भाई, क्या तुम्हें अभी तक रुपए नहीं मिले? उसकी आवाज में बेबसी थी। चाय पीता सुरेश अचानक मुंह चौंका। यह आप क्या कह रही हैं भाभी? मुझे भाई क्यों रुपए भेजेंगे? वह जो कुछ पैसे भेजा करते थे वह तो इतने होते ही ना थे कि आपका खर्चा उठा सके। मैं तो इनमें और रुपए मिलाकर माँ को दिया करता था, क्योंकि माँ आपके साथ रहती थी। अब आप जाने और आपका पति आप खुद ही फोन करके पूछ ले कि पैसे क्यों नहीं भेजे। साफ लग रहा था कि वह सब लोग जान छुटा रहे हैं। अनुराधा बेबसी पर अंदाज में वापस पलटने लगी, लेकिन तभी मेन गेट जोर जोर से बजाई जाने लगा। सुरेश ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला तो बाहर एक नौजवान सा लड़का फूली हुई सांसों के साथ खड़ा था। उसे देखते ही अनुराधा के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। उस लड़के के बड़े भाई के साथ ही तो विक्रम सऊदी अरब गया था। विक्रम को अपनी कोई भी खबर देनी होती तो वह इस लड़के के हाथ भेजा करता।
फ़ोन तो वह करता, लेकिन घर में फ़ोन सिर्फ सुरेश के पास था। अनुराधा तक उसकी खैर खबर इस लड़के के द्वारा आया करती थी। विक्रम भाई को सऊदी अरब के पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें फ्लैट में से बहुत सारे ड्रग्स निकली थी। उनका रिहा होना तो संभव नहीं। आप लोग अपना इंतजाम कर लें। लड़का यह बात बताकर उल्टे कदमों से भागता हुआ चला गया, जबकि अनुराधा हक्का बक्का खड़ी रह गई थी। अच्छा, तो इसलिए विक्रम भाई ने पैसे नहीं भेजे? सुरेश के मुंह से निकला तो अनुराधा ने चौंक कर उसे देखा। पैसा ना भेजने का मतलब था कि अनुराधा के घर में खाने के लाले हो जाते। उसने मदद की नज़रों से सास और देवर की ओर देखा, लेकिन देवर फौरन नज़र चुरा कर अंदर कमरे में चला गया। देवरानी ने भी जल्दी से खाने पीने की सारी चीजें समेटी और अंदर कमरे में चली गई। सिर्फ सास ही रह गई, जो खा जाने वाली नजरों से अनुराधा को देख रही थी। निगल गई, मेरे मासूम बेटे को डायन गिरफ्तार कर लिया। सऊदी की पुलिस तो छोड़ती भी नहीं, और तुझे अभी भी खाने की पड़ी है। दूर हो जा मेरी नजरों से। सास की बात पर अनुराधा अपने आंसू पीती वापस अपने हिस्से में चली आई। उसे अपनी सास से भलाई की उम्मीद रहती, लेकिन देवर की यूं आंखें फेर लेने पर उसे अफसोस हो रहा था। उसे पता था कि विक्रम हर महीने एक बड़ी पूंजी भेजा करता था, लेकिन कभी उसके देवर ने वह रुपए उसके हाथ पर नहीं रखे। अकाउंट उसके नाम पर था, तो सारे रुपए वह और सास आपस में ही मिल बांट कर लिया करते थे। अनुराधा के हिस्से में तो सिर्फ खाने पीने का ही सामान आता था, जो उसकी सास घर में डलवा दिया करती थी, और रात तो वह भी न था। मम्मी, आप खाना क्यों नहीं बना रही? भूख लगी है, अब तो रात होने वाली है। उसकी बेटी सोनम ने उसे कहा तो उसने चौंक कर अपने तीनों बच्चों को देखा। उसका सबसे बड़ा बेटा 7 साल का था, बेटी 6 साल की और सबसे छोटा 4 साल का था। वह सभी उम्मीद भरी नजरों से माँ को देख रहे थे। आज दोपहर में भी बच्चों ने कुछ नहीं खाया था। अनुराधा किचन में चली आई। ढूंढ ढांड कर उसे थोड़े चावल से मिल ही गए, जिसे उसने बनाकर बच्चों के सामने रख दिए। बच्चे भूखे थे, उन्होंने तो वह चावल खा लिए, लेकिन अनुराधा के लिए कुछ भी ना बचा था। वह यूं ही अपने आंसू पीती बच्चों के साथ लेट गई। वह सिलाई कढ़ाई का थोड़ा सा काम जानती थी, लेकिन बहुत समय से उसकी सिलाई मशीन खराब थी। बार बार कहने के बाद भी देवर ने मशीन बनवा कर ना दी थी। अनुराधा सोच रही थी कि आज तो चावल खिला दिए, कल बच्चों के साथ क्या करेगी। इन्हीं सोचों में उसकी आंखें लग गई। अगला दिन चढ़ आया। अनुराधा ने आज पड़ोस के लोगों से उधार मांगने की कोशिश की, लेकिन वह जिस घर में आ जाती, उसे देखकर सब हैरान हो जाते। अरे, तुम्हारा पति तो परदेश में काम करता है, तुम्हें तो लाखों में खेलना चाहिए, जरूर तुम्हारे पास बहुत से रुपए होंगे, फिर तुम हमसे उधार मांगने क्यों आई हो? लोग शक भरी नजरों से उसे देखते तो अनुराधा शर्मिंदा हो जाती। अब उन्हें क्या बताती कि लाखों तो उसके पास क्या, उसके पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं। शाम तक वह मायूस होकर घर वापस आ गई। बच्चे सुबह से भूखे थे और बार बार चूल्हे की ओर देखने लगते थे। अनुराधा से उनकी आंखों की तरफ देखा नहीं जाता था। रात का अंधेरा फैल रहा था जब अनुराधा एक बार फिर हिम्मत करके अपने देवर के हिस्से में चली आई। सामने ही सास बैठी प्लेट में रखे हुए फ्रूट खा रही थी। फल की प्लेट को देखते ही अनुराधा के पेट में बल पड़ गया, क्योंकि उसने कल से कुछ नहीं खाया था। अनुराधा को देखते ही उसकी सास ने नफरत से मुंह दूसरी ओर फेर लिया। मेरे बेटे को तो खा गई, अब यहाँ क्यों आई है? मेरी बच्ची कुची खुशियों को भी नजर लगाना चाहती है, उसने नफरत से कहा। अनुराधा को समझ ना आ रही थी कि यह बैठे बिठाए उसकी सास उस पर अजीब तरह के आरोप क्यों लगा रही थी। अगर विक्रम पुलिस गिरफ्तार कर लिया तो इसमें अनुराधा की क्या गलती थी? माँ जी, मुझे कुछ पैसे दे दो, बच्चों ने कल से कुछ नहीं खाया और मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं कि उन्हें एक समय का खाना ही खिला सकूं। अनुराधा की आवाज आंसुओं में भीग गई। उसे अपना अस्तित्व भी किसी भिखारी की तरह लग रहा था। अनुराधा की सास मुस्कुरा दी। आ गई ना लाइन पर? तेरी यही औकात है कि तू भीख मांगती रहे? मेरे पास तो तुझे देने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं। जा सड़कों पर भीख मांग और पैसे कमा। अगर तुझे अपने बच्चों की इतनी ही चिंता है तो। अनुराधा की सास ने मुस्कुराते हुए बात की तो अनुराधा का दिल जैसे किसी ने टुकड़े टुकड़े कर दिया। माँ जी, वह सिर्फ मेरे ही बच्चे नहीं, आपके विक्रम के भी बच्चे हैं, आपके भी कुछ लगते हैं। अनुराधा ने बेबसी भरे स्वर में कहा तो सास ने गुस्से से कहा, अरे बस, यह सिर्फ तेरी ही संतान है, मेरे सुरेश वह कुछ नहीं लगते। तुझ जैसी डायन जिसने अपने पति को खा लिया, वैसे ही अपने बच्चों को भी खा जाएगी। चल निकल यहाँ से, मेरा समय बर्बाद मत कर। उन्होंने हाथ के इशारे से उसे जाने का कहा। अनुराधा के लिए और वहां खड़ा रहना नामुमकिन था। वह उल्टे पैर वापस अपने घर चली गई, जहां खाली चूल्हा उसका मुंह चिढ़ा रहा था। बच्चे भूख से बेहाल होकर रोने लगते।
अनुराधा के पास अब कोई सहारा नहीं था। वह खामोशी से अंदर चारपाई पर लेट गई। बाहर अंधेरा फैल गया था। बच्चे पुरानी कॉपी किताबों से खेल रहे थे। तभी बाहर लटका सा हुआ। अनुराधा चौंक कर कमरे से बाहर निकली। बीच वाला दरवाजा खुलकर सुरेश अंदर आ रहा था। अनुराधा चौंक गई। सुरेश के हाव भाव कुछ अजीब से थे, जैसे कोई चोर और चोरी करने की नीयत से घर में घुस रहा हो। अनुराधा को आंगन में खड़ा देखकर लपक कर उसके पास चला आया। अनुराधा समझी कि वह उसे कुछ पैसे देने आया है। पैसे देने आए हो ना सुरेश भाई? अनुराधा ने उम्मीद भर कर कहा। तो सुरेश ने अपना वॉलेट निकाला। 500 के कई नोट निकालकर उसने अनुराधा की ओर बढ़ाए। तो अनुराधा के चेहरे पर खुशी फैल गई। उसने हाथ बढ़ाकर पैसे पकड़ना चाहा तो सुरेश ने अचानक अपना हाथ पीछे कर लिया। इतनी जल्दी भी क्या है पैसे लेने की? भाई तो जेल में चला गया। भला इतनी जवान तुम अकेले कैसे काटोगे? तुम्हें रुपए पैसे चाहिए ना, तो मैं तुम्हें हर महीने रुपए दे दिया करूंगा। तुम्हारे बच्चों की भी सारी जरूरतें पूरी कर दिया करूंगा। सुरेश के सवर में हवस झलक रही थी। अनुराधा की आंखें फटी की फटी रह गई। वह घबरा कर 2 कदम पीछे हुई। यह क्या बकवास कर रहे हो? तुम मेरे छोटे भाइयों जैसे हो। मैं तुम्हारे भाई की पत्नी हूँ। शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हो? अनुराधा ने कहा तो सुरेश के चेहरे पर झुंझलाहट बिखर गई। कैसा भाई और कौन सा भाई? वह तो गया जेल में और अब किसकी वापस नहीं आएगा। अगर पैसे चाहिए तो मेरी बात मानना होगी, वरना भूखी रहो अपने बच्चों के साथ। इस घर में खाने के लिए एक रोटी तक नहीं मिलेगी, सुरेश ने नफरत से कहा। मगर अनुराधा थर थर कांपने रही थी। सुरेश ने एक कदम आगे बढ़ाना चाहा, लेकिन अनुराधा ने हाथ उठाकर वहां एक कदम आगे बढ़ाया। तो मैं चिल्ला चिल्ला कर लोगों को इकट्ठा कर लूंगी। निकल जाओ मेरे घर से। अनुराधा की बात पर सुरेश थोड़ा परेशान हो गया और उंगली उठाकर अनुराधा को धमकी देता हुआ उल्टे कदमों से वापस चला गया। आराम हो चुकी थी। पेट तो पहले ही खाली था, लेकिन अब वह ज्यादा परेशान हो गई थी। वह तो अपने घर में ही सुरक्षित ना थी। वह कमरे में वापस आई तो बच्चे उम्मीद भरी नजरों से उसे देख रहे थे। मम्मी, चाचू सब्जी ले आई, जल्दी से खाना बना दो। अनुराधा का दिल चाहा कि वह फुट फुट कर रोने लगे। वह किचन में चली आई। उसके तीनों बच्चे भी उसके साथ साथ थे। अनुराधा ने पतीले में पानी भरकर चूल्हे पर रख दिया और रुको मैं आलू लेकर आती हूँ, अनुराधा ने कहा तो बच्चे खुशी से उछल पड़े। अनुराधा घर से निकली और गली से ढूंढकर 3 बड़े बड़े पत्थर उठाकर ले आई, जिनकी शक्ल आलू से मिलती जुलती थी। पत्थर दुपट्टे के पल्लू में छुपाकर वह किचन में आई और उन्हें धोकर पतीले में डाल दिए। थोड़ी देर के बाद आलू गल जाएंगे तो मैं तुम लोगों को दे दूंगी, तब तक तुम लोग खेलो, अनुराधा ने कहा तो बच्चे खुशी से उछल पड़े। हालांकि रात गहरी हो चुकी थी, सब बच्चे खा पी कर सो चुके थे, मगर अनुराधा के बच्चे खाने की आस में एक बार फिर खेल में लग गए। बार बार वह किचन में जाते, जहाँ चूल्हे पर बड़े पतीले में पत्थर उबल रहे थे, जो ना कभी गलने थे और ना ही खाना बनाकर उनके सामने आना था। अनुराधा किचन में ही बैठी फुट फुट कर रोती रही। बच्चे अंदर कमरे में खेलते रहे, बार बार आकर पूछते रहे मम्मी खाना बन गया, और अनुराधा उन्हें टालती रही। रात गुजरती रही। 11 के करीब अनुराधा के बच्चे थक हार कर जहाँ खेल रहे थे वहीं लुढ़क कर सो गए। अनुराधा अपनी आंसू से भरी आंखों को साफ करके बाहर निकली तो बच्चों को खाली पेट सोता देखकर उसका कलेजा फट गया। माँ थी, बच्चों का दुख कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। बच्चों को उठाकर बिस्तर पर डालते हुए बेताबी से दाएं बाएं टहलने लगी। क्या करूं, कहाँ से पैसे लेकर आऊं और बच्चों के लिए कैसे खाना बनाऊं? मदद मांगकर तो उसने देख लिया, किसी ने एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी थी। बड़ी देर तक उसे चैन ना आया तो वह घर के बाहर निकल आई। आसपास के घरों में अभी भी चहल पहल महसूस हो रही थी। अनुराधा को अंदाजा हुआ कि आधी रात से ज्यादा गुजर चुकी है। वह यूं ही रोते हुए सड़कें पार करते एक तरफ चलने लगे। उसे खुद पता नहीं था कि वह कहाँ जा रही है, बस यूं ही अपने विचारों में घूमते हुए जल्दी जा रही थी। न जाने वह कितनी देर तक चलती रही। चलते चलते थक जाती तो किसी फुटपाथ पर बैठकर फुट फुट कर रोने लगती। बच्चों के चेहरे उनके सामने आ रहे थे। न जाने कितनी देर तक वह सड़क पर मारी मारती फिरती रही। उसका जी चाहा कि किसी गाड़ी के नीचे आकर आत्महत्या कर ले, और कई बार तो उसने ऐसी कोशिश भी की, लेकिन बच्चों के चेहरे सामने आ जाते तो वह खामोशी से पीछे हट जाती। सुबह का समय होने लगा तो मंदिर से आरती और कीर्तन की आवाज आने लगी तो वह बुझे दिल के साथ वापस पलट आई। घर के दरवाजे पर पहुंचते ही उसे एक औरत खड़ी नजर आई। उसके हाथ में एक थैला था और वह जोर जोर से दरवाजा बजा रही थी। अरे अनुराधा बहन, तुम कहाँ से आ रही हो? मैं कब से दरवाजा बजा रही हूँ। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, मुझे यह सूट पहना है, जरा हाथ के हाथ मुझे यह सूट सिलाई कर दो। इतनी सुबह तो कोई दर्जी कपड़े सिलाई करके नहीं देगा। औरत ने थैला अनुराधा की ओर बढ़ाया तो अनुराधा की आंखों से आंसू आ गए। माफ करना बहन, मेरी तो मशीन खराब है और मेरे पास उसे ठीक करवाने के पैसे नहीं। उसकी आंखों से आंसू देखकर वह औरत चुप सी हो गई। अनुराधा ने उसे बताया कि किस तरह उसके पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके बच्चे खाना बनने की आस में भूखे सो गए। औरत के चेहरे पर दुख फैल गया, लेकिन वह बोली, मैं तुम्हारी ज्यादा मदद तो नहीं कर सकती, मुझे कपड़े सिलाई करना
नहीं आते, लेकिन मेरे मायके से सिलाई मशीन मुझे मिली थी। तुम चाहो तो वह सिलाई मशीन रख लो, धीरे धीरे कपड़े सिलाई करके मुझे उसके पैसे लौटा देना। अनुराधा की आंखें फैल गई। हालांकि वह 2 दिन से भूखी थी, लेकिन फौरन उस औरत के साथ उसके घर चली गई। अनुराधा ने जल्दी से उसकी सिलाई मशीन उठाई और वापस अपने घर आ गई। भूख से उसकी हालत खराब हो रही थी, सर चक रहा था, लेकिन अनुराधा ने एक गिलास पानी पिया और जल्दी से सूट कट कर सिलाई करने लगी। सुबह 8 बजे से पहले पहले उसने पूरा जोड़ा सिलाई कर लिया था। जल्दी से थैला उठाकर उस औरत के घर चली आई, जो अपने बेटे के जन्मदिन की तैयारियां कर रही थी। इतना साफ और सुंदर सिला हुआ सूट देखकर वह हैरान रह गई। यह लो अपने पैसे। उसने थोड़े से पैसे अनुराधा की ओर बढ़ाए। सिलाई के पैसे कम थे, लेकिन अनुराधा के लिए तो यह बहुत थे। कम से कम उसके बच्चे कुछ तो खा सकते थे। वह धन्यवाद करते हुए बाहर निकली और जल्दी से दुकान पर चली गई। दूध और ब्रेड खरीदते हुए उसकी नज़र में रह रहकर उसके बच्चे आ रहे थे। वह जल्दी से घर पहुंची। उसके बच्चे जाग चुके थे, तीनों ही भूखे से रो रहे थे। अनुराधा ने जल्दी से चाय बनाकर डबल रोटी उनके सामने रखी, तो वह जल्दी जल्दी खाने लगे। बच्चों को खाता देखकर अनुराधा के अंदर सुकून उतर आया। उसने खुद ही कागज के ऊपर लिखकर बाहर लगा दिया था कि यहाँ लेडीज कपड़ों की सिलाई होती है। शाम तक एक सूट और उसे मिल गया। अनुराधा को कुछ आसरा होने लगा कि वह अपने बच्चों को पेट पाल ही लेगी। अनुराधा को जिस दिन कपड़े सिलाई करने वाले मिल जाते, उस दिन उसका और उसके बच्चों का गुजारा हो जाता, लेकिन अगले दिन फिर उसे भूखा रहना पड़ता। अपनी भूख तो वह बर्दाश्त कर लेती, लेकिन बच्चे रोते रहते तो उन्हें चुप करने के लिए पत्थर चूल्हे पर उबलने के लिए रख देती। बच्चे इसी उम्मीद पर खेलते खेलते सो जाते कि खाना बन रहा है। अनुराधा के दिन रात तड़पते हुए गुजर रहे थे। एक दिन वह ऐसे ही मोहल्ले वालों के घर सिलाई के कपड़े मांगने चली गई और उसे कोई कपड़ा नहीं मिला। अनुराधा मायूस होकर वापस पलट रही थी, तभी उसकी नज़र एक सफ़ेद रंग की बड़ी सी गाड़ी पर पड़ी। मोहल्ले के बहुत से गरीब लोग उस गाड़ी के आसपास जमा थे। गाड़ी के अंदर बैठा हुआ अमीर दिखने वाला आदमी बड़े बड़े बोरे उन लोगों के हाथों में थमा रहा था। अनुराधा के अंदर खुशी की एक लहर दौड़ गई। वह बोरे के राशन थे। अनुराधा की आंखों में उसके चेहरे घूमे तो सारी इज्जत वह भूल कर गाड़ी के करीब चली आई। एक बोरा मुझे भी दे दो, मेरे बच्चे घर पर भूखे हैं, अनुराधा ने कहा तो उस आदमी ने मसीनी अंदाज में एक बोरा अनुराधा की ओर बढ़ाया। अनुराधा को विश्वास नहीं आ रहा था कि उसके बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था हो गई है। बोरे भारी थे। अनुराधा कमजोर सी औरत थी। जैसे तैसे करके वह इस बोरे को घसीट कर घर तक ले आई। बोरी में काफी ज्यादा सामान था, इतना ज्यादा था कि एक पूरा महीना उनका गुजर अच्छे तरीके से हो सकता था। शुक्र है मेरे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। अनुराधा ने चैन की सांस ली और बोरी को वापस बंद कर दिया। तभी दरवाजा बजा और एक औरत उसे अपना सूट सिलाई करने के लिए दे गई। उसने पैसे एडवांस में दिए थे। अनुराधा ने पैसे थामे। कपड़े सिलाई करने के लिए धागा घर में नहीं था। वह उल्टे कदमों बाहर निकल गई। दुकान से धागा लेकर अब वह घर में दाखिल हुई तो उसे एहसास हुआ कि राशन का बोरा जहाँ रख कर गई थी वह सिर्फ चीनी का एक छोटा सा पैकेट पड़ा था। बोरा गायब था। अनुराधा घबरा कर अपने किचन में आई, मगर वहां भी बोरा ना था। अनुराधा ने अपने छोटे से हिस्से को छानकर देख लिया, राशन कहीं पर नहीं था। बच्चे अंदर खेल रहे थे। अनुराधा घबरा कर अपने बच्चों के पास चली आई। बच्चे बाहर जो खाने पीने का सामान आया था वह कहाँ है? अनुराधा घबरा कर पूछा तो उसका बड़ा बेटा बोला, मम्मी वह तो चाचू लेकर गए। वह दरवाजा खोल कर आए थे। उन्होंने सामान देखा तो कहने लगे, यह तो उनकी चीज है जो आप चोरी करके वहां से लाए हैं, इसलिए वह वापस ले जा रहे थे। बच्चे ने कहा तो अनुराधा का खून खोल उठा। उसके बच्चों की रोटी पी कोई ऐसे कैसे छीन सकता था? यही सोते हुए पलटी। उसे पता था सुरेश सिर्फ उसे परेशान करना चाह रहा है ताकि वह उसकी बात मान ले। अनुराधा ने दरवाजा खोला, उनके हिस्से में चली आई। राशन का बोरा सामने ही पड़ा था। अंदर कमरों से हंसी मजाक और बातों की आवाज आ रही थी। अनुराधा बाहर चली आई। अनुराधा की सास और देवर देवरानी राशन की चीजें देख रहे थे। बड़ा हाथ मारा। इस अनुराधा ने देखा तो पूरे महीने का राशन का सामान है, मैं भी उठा कर ले आया। अब भले रोती पीटते रहे, मैं तो वापस नहीं करूंगा, सुरेश हंसते हुए कह रहा था। अनुराधा एक कदम आगे बढ़ाई। यह मेरे बच्चों के नसीब की रोटियां हैं। खबरदार किसी ने मेरे बच्चों का अधिकार छीनने की कोशिश की, मुझे मेरा राशन वापस करो। अगर तुम्हें चाहिए तो गाड़ी वालों से जाकर राशन ले लो, लेकिन तुम तो अपना कमाते हो, तुम्हें क्या जरूरत है किसी गरीब का हक छीनने की? अनुराधा की आवाज आंसुओं में डूब गई। सुरेश की पत्नी जल्दी से आगे बढ़कर सामान संभालने लगी। सुरेश ने मुस्कुराते हुए, आ गई दोबारा से भीख मांगने, और काम ही क्या है तेरा? अगर ले जा सकते तो उठा कर दिखा इन चीजों
को हाथ भी नहीं लगा सकती। उसकी आवाज़ में चैलेंज था। अनुराधा घबरा कर रह गई, लेकिन बच्चों के मासूम चेहरे उसके आगे घूम रहे थे। उसने जल्दी से आगे बढ़कर आटे का ठेला उठा लिया। सारा सामान मेरे बच्चों का है, मैं लेकर इसे यहाँ से लेकर ही जाऊंगी। उसने जैसे वह अपने घर की ओर मुड़ी, सुरेश ने उसके हाथ पकड़कर एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। वापस कर थैला, बड़ी आई अपने बच्चों के लिए लेकर जाऊंगी। कुछ नहीं लगती तू हमारी, जब तक विक्रम भाई पैसे भेजता था तब तक उसे हमसे तेरा कोई रिश्ता था, लेकिन अब तो जैसे भूखे लोगों को पालने का हमने ठेका नहीं ले रखा। अपने पति को निकलवा ले जेल से, मगर वह कभी नहीं निकलेगा तो इसी तरह अपने बच्चों के साथ इस घर में सड़ती रहेगी और तेरा पति वहीं जेल में मर जाएगा। कुछ दिन और इंतजार कर ले, मैं यहीं घर भी तुझसे छीन लूंगा और तुझे धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। सुरेश की आवाज़ में अनुराधा के लिए नफरत ही नफरत थी। साफ दिख रहा था कि उसे अनुराधा के इनकार पर बहुत गुस्सा है। अनुराधा गाल पर हाथ रखकर सिसक रही थी। उसे पता था बच्चे भूख से भी मर जाएंगे तो भी सुरेश ये चीज़ें उन्हें वापस नहीं लौटाएगा। वह उल्टे पैर वापस मुड़ी, लेकिन अगले ही पल उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। खुशी के मारे उसकी आंखों फैल गई। उसे विश्वास नहीं आया कि जो कुछ उसने देखा वह सच सच है। उसे इस तरह खड़ा देखकर सुरेश और सुमति देवी ने भी उधर देखा जहां वह देख रही थी, और दरवाजे के बीचों बीच विक्रम खड़ा था। विक्रम गुस्से भरी नजरों से अपनी माँ और भाई को देख रहा था। विक्रम भाई, आप तो जेल में थे। सुरेश के होठों से आवाज निकली तो विक्रम 2 कदम आगे बढ़ा। हाँ, मैं जेल में था। लगता है तुम लोगों को खबर मिल गई थी, इसलिए मेरी पत्नी और बच्चों के ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे हो। मेरी सारी बातें सुन ली। मेरे बच्चे भूखे रहे, मेरी पत्नी को तुम धमकाते रहे। हालांकि मैं जितना समय भी सऊदी रहा, तुम पर भरोसा करके अपनी सारी कमाई तुम्हें भेजी, और नजर आ रहा है कि तुमने मेरी कमाई कहाँ लगाई। विक्रम ने एक नज़र सुरेश के हिस्से पर डाली जो बड़ा शानदार बना हुआ था, जबकि विक्रम का अपना हिस्सा टूटा फूटा सा था। सुरेश बगले झांकने लगा। भाभी तो फालतू में शोर मचा रही है। मैंने तो उनसे कहा कि आप जल्दी ही छूट जाएंगे। सुरेश ने पन्ना बदला, लेकिन अब देर हो चुकी थी। विक्रम ने आगे बढ़कर उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। यह थप्पड़ मेरी पत्नी को मारने के बदले में है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की। सुमति देवी भी आगे बढ़ी। अरे, इस कलमुई की बातों में ना आए, यह तो दोनों भाइयों के बीच फूट डलवाना चाहती है, सुमति देवी ने कहा तो विक्रम ने गुस्से भरी नजरों से माँ को देखा और कहा, मैं देख चुका हूँ आप वोट किस तरफ है। मेरे बच्चे और पत्नी आपको बर्दाश्त नहीं होते, और आप लोगों को लगता है कि मैं जेल से कभी वापस नहीं आऊंगा, वहीं पर मर खप जाऊंगा। मुझ पर ड्रग्स रखने का आरोप झूठा था। मेरी साथी लड़के पर उसका जुर्म साबित हो गया और मैं बेकसूर निकला तो पुलिस वालों ने मुझे छोड़ दिया। विक्रम की बात पर सुमति देवी और सुरेश खुश हो गए। हाँ हाँ, तो वापस क्यों आ गया? वहीं रहता ना, अच्छी भाली तो पूंजी हर महीने बेच दिया करता था। सुमति देवी की बात पर विक्रम जखरीमी सा मुस्कुराया। हाँ, मैं वापस इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे पास कारोबार करने के लिए बहुत सारे पैसे हैं, और अब मैं अपने बच्चे और पत्नी को किसी के आश्रय नहीं छोड़ सकता। मैं कारोबार करूंगा और खुद अपनी पत्नी बच्चों का ख्याल रखूंगा। उसकी बात पर सुरेश के सर पर तो आसमान टूट पड़ा। उसे अंदाजा था कि भाई कितना रुपया कमा कर लाया होगा। वह मिन्नत करने लगा। पहले तो अनुराधा को गलत साबित करता रहा, फिर हाथ जोड़ने लगा। सुमति देवी भी शर्मिंदगी से बगले झाँक रही थी, मगर विक्रम अब उनके एक ना सुना और अनुराधा का हाथ पकड़कर उसे दरवाजे से बाहर ले गए। उसने बीचों बीच वाला दरवाजा निकलवा कर रास्ता बंद करवा दिया। बच्चे बाप को देखकर खुश थे और अनुराधा भी खुश थी कि कम से कम अब उसके बच्चों को भूखा नहीं